चलिए, तो देखिए अब हम देखेंगे द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति। ये जो मूल है उसकी प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी उसका नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है। तो ये सूत्र हमें पता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस करनी में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सूत्र हम याद कर चुके हैं पहले श्रीधराचार्य नियम से या द्विघाती सूत्र से, मूल निकालना। तो यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है वही हमने डी कर दिया है। अब इसी डी के मान पर सब कुछ निर्भर करेगा। डी का मान x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में डी बटे 2a ये है। अब देखिए ये डी का मान 4 केसेस होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। डी का मान पहले धनात्मक ले लें, उसके बाद डी का मान ऋणात्मक लें। पहले डी का मान पॉजिटिव ले लें, डी का मान पॉजिटिव, एक ही देखिए पहले, डी का मान पॉजिटिव है यानी क्या है, धनात्मक है, धनात्मक है, ठीक। अब पूर्ण वर्ग है, यानी ये जो है वर्ग है, जो डी है वो पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है। जैसे मान लीजिए डी का मान 16 हो गया, तो कड़ी में डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कड़ी में 16 यानी प्लस माइनस 4। तो इसका कुछ ना कुछ मान आएगा, माइनस बी बटे 2a। अगर ये वर्ग है तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ मान आएगा। फिर हल करेंगे तो कोई ना कोई परिमेय मान आएगा। परिमेय मतलब परिमेय यानी p बटे q के रूप में लिख सके, q इज नॉट इक्वल टू 0। परिमेय हम समझ चुके हैं कि p बटे q, जैसे 1 बटे 3 आ गया, 4 आ गया, 5 बटे 7 आ गया, ऋण 6 बटे 3 आ गया, इस तरह से। तो अगर ये वर्ग, ये जो है पूर्ण वर्ग होगा, वर्ग वाली संख्या होगी, तो जब भी इसका मान निकालेंगे कोई ना कोई परिमेय आएगा, लेकिन अलग अलग आएगा। देखिए प्लस है और माइनस है और असमान होंगे। असमान मतलब भिन्न भिन्न, भिन्न भिन्न। तो पहला केस यही बनेगा कि अगर d की वैल्यू 0 से ज्यादा है, अगर वो पूर्ण वर्ग है तो इसका मतलब इसका वर्गमूल निकल जाएगा। तो इसकी जगह कुछ ना कुछ, जैसे 16 होता मान लीजिए, प्लस माइनस 4 आता, तो जब हल करते तो कोई ना कोई परिमेय चीज मिलता, अलग अलग मिलता। अगर d पॉजिटिव है, अब पूर्ण वर्ग है तो मूल क्या होंगे, वास्तविक, परिमेय और असमान। असमान मतलब भिन्न भिन्न, हुआ ना। अगर d का मान 0 से ज्यादा है तो उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, जब इसको हल करेंगे तो कुछ ना कुछ मान निकल जाएगा आसानी से। परिमेय रहेगा, वास्तविक रहेगा और भिन्न भिन्न होगा। तो ये तो हो गया पहला। दूसरा क्या है, अगर d की वैल्यू 0 रहे, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा रहे, धनात्मक रहे, अब पूर्ण वर्ग न बने, पूर्ण वर्ग नहीं, यानी d का मान पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब क्या हुआ,
पूर्ण वर्ग नहीं है, मान लीजिए बिना पूर्ण वर्ग की संख्या हो गई, मान लीजिए 3 हो गया, तो यहां पर हमने रख दिया 3, तो यहां पर आएगा कर्णी में 3, कर्णी में 3 का मान तो निकलेगा नहीं, तो सारी चीजें वही रहेंगी, अलग अलग आएगा, प्लस माइनस है तो प्लस लेंगे तो एक मान निकलेगा, माइनस लेंगे दूसरा मान निकलेगा, भिन्न भिन्न होगा, असमान भी होगा, लेकिन परिमेय की जगह क्या हो जाएगा, अपरिमेय, क्योंकि कर्णी में 3 क्या है, अपरिमेय संख्या है, कर्णी में 3 अपरिमेय संख्या है, तो मान जो भी निकलेगा वो अपरिमेय निकलेगा, अलग अलग होगा, असमान होगा यानी भिन्न भिन्न होगा, वास्तविक होगा, ये भी वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक संख्याओं में परिमेय भी आती है और अपरिमेय संख्या भी आती है, दोनों आती है, ये हम पढ़ चुके हैं कि जो वास्तविक संख्याएं होती हैं उसमें परिमेय भी आती है और अपरिमेय भी आती है, तो अगर इसका वर्गमूल नहीं निकल पाए यानी पूर्ण वर्ग नहीं रहेगा तो ये सीधे डायरेक्ट कर्णी में ही आएगा, जब भी प्लस माइनस करेंगे तो कर्णी में ही उत्तर आएगा, तो एक ठो कर्णी में प्लस करके आएगा, एक ठो कर्णी में माइनस करके आएगा, तो ये दोनों मान जो होंगे वो क्या होंगे, अपरिमेय, तो ये वास्तविक तो होगा, वास्तविक तो होगा ही, लेकिन परिमेय भिन्न भिन्न भी होगा, परिमेय की जगह क्या हो जाएगा, अपरिमेय और असमान, यानी भिन्न भिन्न भिन्न। और तीसरा केस होगा अगर d की वैल्यू लेस देन 0 यानी ऋणात्मक हो गई, ऋणात्मक हो गया, ठीक, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव हो गई तब क्या होगा, अगर इसकी वैल्यू निगेटिव का मतलब जैसे मान लीजिए -3 हो गया, देखिए और एक चीज जानिए कि निगेटिव में किसी भी संख्या का वर्गमूल नहीं निकाल सकते, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कर्णी में -16 हो गया तो इसका कुछ मान होगा, कुछ नहीं होगा, चाहे कर्णी में -3 है इसका कुछ मान नहीं होगा, काल्पनिक होगा, इसका मान हम निकाल ही नहीं सकते, कर्णी में 3 का, माइनस कर्णी में 3 का, माइनस कर्णी में 16 भले वर्ग रहे, अगर माइनस में है तो उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते, तो अगर d का मान निगेटिव है, d का मान मान लीजिए -3 है, ये जो -3 है तो कर्णी में -3 आ जाएगा, ये हल नहीं होगा, यानी इसके काल्पनिक कह सकते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक, ठीक है, तो इसको हम काल्पनिक कह सकते हैं, अवास्तविक, वास्तविक, तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर यहां पर नेगेटिव आ गया तो ऋण, कर्णी में अगर ऋण है तो उसको हम लोग हल नहीं कर पाएंगे, कर्णी में ऋण है तो इसको हल नहीं कर पाएंगे, इसका क्या मतलब हुआ, कर्णी में ऋण है उसको नहीं हल कर पाएंगे, इसका मतलब कि उसको उसका मान निकल ही नहीं सकता, तो वो काल्पनिक होगा, ये याद रखिए कि जब ऋण के केस में कि मूल जो है अवास्तविक, वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक में तो परिमेय और अपरिमेय आती है, अवास्तविक और काल्पनिक, ये याद रखिए, इसमें काल्पनिक होंगे, और चौथा है यदि d बराबर 0 हो जाए यानी शून्य हो जाए, तो शून्य होने पर तो समझ ही रहे हैं, अगर d की वैल्यू 0 हो जाएगी तो x बराबर -b/2a यही होगा,
तो दोनों मान क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। वास्तविक तो है ही है, दोनों मान समान हो जाएंगे। ये प्लस माइनस इसी की वजह से तो अंतर हो रहा था। अगर ये 0 हो गया तो सारी चीजें गायब हो गई, यानी उसकी वैल्यू, दोनों की वैल्यू यही आ गई। तो अगर डी की वैल्यू 0 आ गई तो वास्तविक और समान एक जैसे, एक ही, वास्तविक और समान। ये तो ये 4 केस है। डी का मान पॉजिटिव 2 कंडीशन में होगा, एक पूर्ण वर्ग होगा और एक बिना पूर्ण वर्ग होगा। निगेटिव के केस में हमेशा याद रखिएगा कि हमारा जो होगा वो काल्पनिक होगा। निगेटिव वाले में काल्पनिक क्यों होगा, यह सूत्र याद है, इसी से सब पता चल जाएगा हमारा। निगेटिव केस में करड़ी में निगेटिव का मान निकाल नहीं पाते, इस वजह से ये जो है काल्पनिक है। करड़ी में निगेटिव अगर डी का मान आ गया तो करणी में कोई भी निगेटिव संख्या है उसके मान काल्पनिक होगी। तो करणी में निगेटिव होने की वजह से डी का मान अगर निगेटिव है तो वो काल्पनिक हो गया। 0 हो गया तो प्लस माइनस का चक्कर हट गया, समान हो गए। तो इसको तो याद करना, इन दोनों को याद करना तो बहुत आसान है। निगेटिव है तो करड़ी में निगेटिव है, करड़ी में निगेटिव आएगा तो उसको हल नहीं कर पाएंगे तो वो काल्पनिक हो जाएगा। 0 है तो 0 करने पर प्लस माइनस का चक्कर हट जा रहा है, दोनों समान हो जा रहे हैं। ठीक, अब पूर्ण वर्ग बन रहा है तब क्या है, परिमेय हो रहा है। पूर्ण वर्ग में अगर करड़ी के अंदर पूर्ण वर्ग है तो उसका मान निकाल लेंगे, वो परिमेय होगा, भिन्न भिन्न तो होगा, प्लस माइनस तो रहेगा। और जब करड़ी के अंदर पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका मतलब जहां परिमेय है वहीं क्या हो जाएगा, अपरिमेय। यहां वास्तविक कर लीजिए, ये परिमेय ही है ना, परिमेय परिमेय पी बटे क्यू के रूप में ही है, अपरिमेय तो है नहीं, माइनस बी बटे सी। ठीक है, तो देखिए यही 4 केस थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। यही एक बार डी का वैल्यू धनात्मक था, पूर्ण वर्ग था, और एक बार पूर्ण वर्ग नहीं था, डी की वैल्यू निगेटिव थी और डी की वैल्यू 0 थी। इसी से हम कर रहे हैं, पूर्ण वर्ग है तो इसके मान क्या होंगे, पूर्ण वर्ग है तो कुछ न कुछ निकलेगा, यानी वास्तविक तो सब में रहेगा, वास्तविक होगा, परिमेय होगा, और प्लस माइनस की वजह से असमान यानी भिन्न भिन्न। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो ये वास्तविक तो रहेगा ही, जहां परिमेय है वहां क्या हो जाएगा, अपरिमेय, प्लस माइनस रहेगा। अगर पूर्ण वर्ग नहीं है तो कड़ी का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, तो वास्तविक होगा, असमान होगा, लेकिन अपरिमेय होगा। निगेटिव है, निगेटिव के लिए इसकी वैल्यू तो निकल ही नहीं पाएगी, वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, तो निगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, काल्पनिक। ठीक है, और 0 के लिए क्या हो जाएगा, अगर ये 0 होएगा प्लस माइनस का चक्कर है, वास्तविक हो गया, परिमेय हो गया और समान। वास्तविक, परिमेय और समान, तो यही बस देखना है, इसी पर हमारे जो है सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये तो याद रहेगा, निगेटिव वाले में काल्पनिक होगा, कभी भी करड़ी का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, 0 होगा तो प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो जाएगा, समान हो जाएंगे, और पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो परिमेय होगा, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो अपरिमेय होगा। बस देखिए ये प्रश्न है, द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। इसका विविक कर ज्ञात कीजिए।
फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति निकलवा रहा है, विविधकर निकलवा रहा है। ठीक है, तो ये है 2x² माइनस 4x प्लस 3, यही प्रश्न है। 2x² माइनस 4x प्लस 3, इसका पहले विविधकर निकालिए और मूलों की प्रकृति बताइए। तो विविधकर हम निकालेंगे तभी तो मूलों की प्रकृति निकालेंगे। चूंकि मूलों की प्रकृति के जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें ए बी सी ये तीनों की वैल्यू, पहले ए की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी की वैल्यू निकालेंगे। उससे पहले हम मानक रूप में लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0, यानी मानक रूप। सबसे पहला वही स्टैंडर्ड रूप में लिखेंगे, फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू चेक कर लेंगे। उसके बाद d बराबर v² माइनस 4ac करेंगे। फिर चौथे में या तो d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव में 2 हैं, पूर्ण वर्ग है कि पूर्ण वर्ग नहीं है, ये पूर्ण वर्ग है या पूर्ण वर्ग नहीं है, और एक d की वैल्यू लेस देन 0 है या d की वैल्यू 0। इन चारों में से कोई ना कोई आएगा। तो सबसे पहला काम स्टैंडर्ड रूप में लिखना, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालना, फिर विविधकर निकालेंगे, फिर देखेंगे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या 0 है। तो विविधकर सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप में लिखा है, स्टैंडर्ड रूप में तो ऑलरेडी लिखा है। a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पहले निकालें। a की वैल्यू मतलब x² का गुणांक कितना है 2, b की वैल्यू मतलब x का गुणांक कितना है -4, c की वैल्यू कांस्टेंट वाला टर्म्स क्या है c। फिर विविध कर निकाल लीजिए, b² माइनस 4ac, b का मतलब -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मतलब 2 और c का मतलब 3, 4 चौका 16 माइनस 4 दूनी 8 त्रिके 24, यानी d की वैल्यू आ गई -8, यानी d की वैल्यू क्या आ गई निगेटिव, लेस देन 0, यानी ऋणात्मक। तो निगेटिव के लिए याद करिए, अगर d की वैल्यू निगेटिव आ गई तो कर्णी के अंदर होगा निगेटिव, तो वो तो सॉल्व होगा नहीं। यहां से -b प्लस माइनस बड़ी में d बटे 2। मान लीजिए अगर कहीं भूल रहा है कि इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कहीं भूल रहा है, तो d की वैल्यू निगेटिव है यानी कर्णी के अंदर निगेटिव है। तो कर्णी के अंदर अगर निगेटिव आ गया तो इसका मतलब कि वो तो सॉल्व होगा नहीं, यानी मूल क्या होगा अवास्तविक या जिसे काल्पनिक मूल कहते हैं। ये तो हमने क्या किया, द्विघात समीकरण दिया था, सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप में लिख लिए, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, तीनों की वैल्यू निकाल ली, विविधकर निकालिए d बराबर b² माइनस 4ac, विविधकर की वैल्यू आ गई निगेटिव। तो निगेटिव का मतलब यही है कि ये सूत्र तो याद रहेगा, b² माइनस 4ac। ऐसे कंफ्यूजन हो रहा है तो ये तो याद होगा, -b प्लस माइनस कर्णी में b² माइनस 4ac अपान 2a। ये जो विविधकर है अगर वो निगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये कर्णी के अंदर क्या हो गया निगेटिव, सॉल्व होगा नहीं, तो मूल अवास्तविक और क्या होंगे काल्पनिक होंगे। ठीक, इसके मूलों की प्रकृति बताना है। तो देखिए सब में वही बात है, a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 6 और c की वैल्यू 9। a मतलब x² का गुणांक, b मतलब x का गुणांक, c मतलब कांस्टेंट का गुणांक।
मानक रूप में है ये है, तो मानक रूप में कुछ करने की जरूरत नहीं है, विविध करके वैल्यू निकाला। d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर माइनस 4a का मतलब 1, c का मतलब 9, 6 के 36 माइनस 36 यानी आ गया 0। 0 आ गया। अब d की वैल्यू 0 आ गई तो यहां से देखिए, अगर मान लीजिए भूल भी रहा है माइनस बी प्लस माइनस करनी में d बटे 2 0 है तो प्लस माइनस का चक्कर दोनों समाप्त हो गए। प्लस माइनस का चक्कर मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे, परिमेय होंगे, तो होगा करेंगे, लेकिन क्या होंगे, समान। मेन ये है समान होंगे दोनों, प्लस माइनस का चक्कर खत्म हो गया, दोनों क्या होंगे, समान। तो इस तरह से ये समीकरण दिया रहेगा, या तो d का मान पॉजिटिव होगा, पूर्ण वर्ग वाला होगा, या तो d का मान पॉजिटिव होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, निकालेंगे। और d का मान हो सकता है निगेटिव, और निगेटिव वाला हम लोग देख ही लिए हैं, और d बराबर 0, ये दोनों हम लोग देख ही लिए हैं। एक निकाले, मान लीजिए d का वैल्यू आ गया 16, कहीं आ गया d का वैल्यू 16, एक मान लीजिए d की वैल्यू आ गई 13, तो यहां पर जो होगा मूल जो है परिमेय होगा, परिमेय होगा, असमान होगा, और ये देखिए वास्तविक तो होगा ही, और यहां पर क्या होगा, अपरिमेय, अपरिमेय होगा, असमान होगा, और वास्तविक होगा, यही है। अगर कहीं d की वैल्यू निकाले हमने 16 आ गया, 16 मतलब पूर्ण वर्ग है, तो वास्तविक होगा, परिमेय होगा और असमान होगा। कहीं निकाले d की वैल्यू आ गई 13, तो यानी अपरिमेय होगा, असमान होगा और वास्तविक होगा। तो यहाँ पर अपरिमेय होगा और यहाँ पर परिमेय होगा। क्यों, पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो एक कर्णी में रहेगा, तो कर्णी वाली संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है। पूर्ण वर्ग नहीं बनेगा तो अपरिमेय हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो परिमेय होगा, और बाकी वास्तविक और असमान तो सेम रहेगा। तो इस तरह से हम ये विविध कर निकाल करके मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं। चलिए, तो देखिए मान लीजिए ये द्विघात समीकरण है, इसके मूलों की प्रकृति बताना है, इसके हमें मूलों की प्रकृति बताना है। तो पहले तो ये स्टैंडर्ड रूप में है नहीं, सबसे पहले स्टैंडर्ड रूप में इसको लाएं। स्टैंडर्ड रूप में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, लघुत्तम लेके सरल करेंगे। 2x माइनस 3, x माइनस 5 लघुत्तम हो गया, इधर हो गया 1, तो 2x माइनस 3 यहाँ बचेगा x माइनस 5 प्लस x माइनस 5 कट जाएगा, यहाँ से बचेगा 2x माइनस 3। ठीक, ये कट गया, तो इससे भाग देंगे तो x माइनस 5 बचेगा, इससे भाग देंगे तो 2x प्लस 3 बचेगा, 2x माइनस 3 बराबर 1। अब देखिए यहां से 1 और 2 हो गया 3x, माइनस 5 माइनस 3 माइनस 8 बटे, अब इसको उधर लेते चले जाएं, 2x माइनस 3 और x माइनस 5 गुणे 1 हो गया, तो 1 से गुणा करेंगे तो मतलब वही हुआ, और 3x माइनस 8। अब देखिए इसका गुणा इसमें, 1 से तो कोई मतलब है नहीं, 2x का गुणा इसमें भी करिए, इसमें भी करिए, तो इसमें करेंगे तो 2x स्क्वायर, इसमें करेंगे माइनस 5 दूनी 10x, यहां से माइनस 3x, 5 क्या हुआ 15, 2x का गुणा इसमें करें 2x स्क्वायर, 2x का गुणा माइनस 5 में करें तो प्लस में माइनस का गुणा करेंगे माइनस होगा, 2 बचे 10x, 3 का गुणा x में प्लस माइनस गुणा करेंगे माइनस होगा 3x, माइनस माइनस का गुणा करेंगे प्लस। पक्षांतर कर लें, अच्छा सबको एक साइड में कर लें, इधर कर दें 0, 2x स्क्वायर
-10x -3x प्लस 15 -3x प्लस 8, ये उधर जाएगा तो ऋण हो जाएगा, ये ऋण से धन हो जाएगा। 0 बराबर 2x² हो गया, -10 -3 -13 और -3 -16x हो गया, और 15 8 हो गया 23, 15 8 23, ये हो गया, यानी 2x² -6x प्लस 23 बराबर 0। ठीक है, यहां तक हुआ। तो ये हमने क्या किया, ये जो द्विघात समीकरण हमें दिया था वो थोड़ा सा टेढ़ा करके दिया था, इधर उधर करके दिया था। इसको हम लोग यहां से ये स्टैंडर्ड रूप में लाए, मानक रूप में। तो कोई भी द्विघात समीकरण दिया रहे उसको मानक रूप में लाना तो हम जानते हैं। मानक रूप में लाने के लिए उसको सरल करिए। ये देखिए लघुत्तम ले लिए 2x - 3 x - 5, ये लघुत्तम ले लिए, फिर इसको सरल करिए 2x - 3 से भाग दिए तो इधर x - 5 बचा, x - 5 से भाग दिए तो 2x - 3 बचा। इसका तो ये गुणा कर दिए, ये उधर चला गया, और इन दोनों को जोड़ दिए तो 2 1 3, और माइनस जोड़ेंगे तो ऋण होगा -8। इसको सॉल्व किए तो ये हमारा समीकरण आ गया, यानी हमारा समीकरण आ गया 2x² -16x प्लस 23 बराबर 0। अगर ये आ गया तो अब इससे तो कोई मतलब है नहीं। ये अब हमारा ये जो समीकरण है इसको मानक रूप में चेंज किए तो ये आ गया 2x² -6x प्लस 23 बराबर 0। ये देखिए मानक रूप हो गया। अब मानक रूप में जब आ गया तो हम क्या करेंगे, विविधकर निकालेंगे, तभी ना करेंगे। a का मान निकालिए, b का मान निकालिए, और c का मान। a का मतलब x² का गुणांक, b मतलब x का गुणांक यानी -16, c मतलब कांस्टेंट यानी 23। विविधकर की वैल्यू निकाल लीजिए। b² -4ac, ये हमारा सूत्र हो गया। b का मतलब -16 का स्क्वायर, 4, a का मतलब 2, c का मतलब 16 16 196, 14 14 256 होता है। 16 गुणे 16 बराबर 36, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 12 3 15, 1 कहीं 2, 256, ये हो गया। 16 16 6 36, 3 6 एकम 6 6 12 3 15, 1 कहीं 1 1 2, 256। तो ये हो गया 256 ऋण 8, 23 में 8 का गुणा करेंगे तो 8 3 की 24 की 4, और 8 दूनी 16 2 18, 184। 8 3 की 24 की 4, 8 दूनी 16, 256 ऋण 184, 2 15 से 8 गया 3, 32। तो डी बराबर क्या आ गया 32। तो डी बराबर 32 आ गया, यानी डी 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग नहीं है। जीरो से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग नहीं है। 32 किसी से भी संख्या का वर्ग नहीं है, तो जब पूर्ण वर्ग नहीं है तो इसका मतलब वास्तविक तो होंगे, परिमेय की जगह क्या होंगे, अपरिमेय। प्लस माइनस का चक्कर तो रहेगा, असमान यही होंगे। मूल जो होंगे वो वास्तविक होंगे, पूर्ण वर्ग नहीं है तो अपरिमेय होंगे, भिन्न भिन्न होंगे लेकिन अपरिमेय होंगे। तो हमने क्या किया, इसको
स्टैंडर्ड रूप में चेंज कर दिए। आ गया हमारा द्विघात समीकरण 2x² माइनस 16x प्लस 23 बराबर 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल के विविध कर निकाले, वो आ गया 32। 32 0 से ज्यादा है और पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग नहीं है इसका मतलब अपरिमेय है। कर्णिक का मान तो निकलेगा नहीं, यही ना है माइनस बी प्लस माइनस कर्णी में डी बटे 2a। अगर इसका मान नहीं निकला, कर्णी में पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसका मतलब अपरिमेय होगा, वास्तविक होगा, असमान होगा, प्लस माइनस तो रहेगा ही। तो ये हो गया। तो इस तरह से अगर कोई द्विघात समीकरण दिया है तो उसके हम मूलों की प्रकृति निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, पहले उसको मानक रूप में निकालेंगे, बदलेंगे। मानक रूप में बदलने के बाद ए बी सी का मान निकालेंगे, विभेदकत का सूत्र रखेंगे, देखेंगे कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला लगा देंगे, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला, और जीरो है तो जीरो वाला। तो ये देखिए समीकरण 2x² प्लस 5x प्लस 4 बराबर 0 के मूल क्या होंगे? परिमेय होंगे, बराबर होंगे, परिमेय होंगे, असमान होंगे। तो ये वही ए बी सी की वैल्यू निकाल के हम विविध कर निकाल लेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव जिस हिसाब से आएगा वैसा हम देख लेंगे। ठीक है। 10वां द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। इसके मूलों की प्रकृति है, वास्तविक है, क्या है? विविध कर का वैल्यू निकालिए, वो देखिए 0 है, 0 से ज्यादा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, 0 है, क्या है उस हिसाब से निकाल लेंगे। 20वां देखिए 4x² माइनस 12x प्लस 9 बराबर 0 के मूल हमसे पूछ रहा है। उसके मूल क्या होंगे निकाल लेंगे। ए बी सी की वैल्यू निकाल के फिर विविध कर का वैल्यू निकाल लीजिए, देख लीजिए पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जीरो आ रहा है, क्या आ रहा है। ठीक है। ये देखिए 20 और 23 में द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 बराबर 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए, फिर उसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। वही चीज है, एबीसी की वैल्यू निकालिए, विविध कर निकालिए, पॉजिटिव नेगेटिव देखिए, फिर इसी का बी देखिए 23 में आया है। द्विघात समीकरण 4x² माइनस 6x प्लस 5 का विविध कर ज्ञात कीजिए, फिर इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो निकालिए पॉजिटिव नेगेटिव क्या आएगा, तो जो आएगा उस हिसाब से हम उसका उत्तर बता देंगे, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है। ठीक है। ये थोड़ा सा देखिए लंबा है लेकिन स्टैंडर्ड रूप में नहीं, पहले स्टैंडर्ड रूप में बनाएंगे। 2x बटे x माइनस 4 प्लस 2x माइनस 5 बटे x माइनस 3 बराबर 25 बटे 3। x का मान 3 और 4 नहीं है, क्योंकि 3 और 4 रखेंगे नीचे हर में तो जीरो हो जाएगा, नीचे 4 रखेंगे तो ये वाला देखिए जीरो हो जाएगा, ये वाला 3 रखेंगे तो नीचे वाला जीरो हो जाएगा, हर वाला। तो इसलिए दिया है कि x का मान 3 और 4 नहीं होगा। तो द्विघात समीकरण को हल करके मूलों की प्रकृति, तो पहले स्टैंडर्ड रूप में लाइए, इसको पूरा पक्षांतर करके लघुत्तम लेके हल करके इसको स्टैंडर्ड रूप में लाइए, फिर उसके बाद ए बी सी का मान निकालिए, फिर उसके बाद सॉल्व करिए। फिर जैसा ए बी सी का मान निकालेंगे, विविध कर कैसे क्या आ रहा है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या है, इसको पहले स्टैंडर्ड रूप में लाइए। ठीक है, फिर हल हो जाएगा।